बिहार चुनाव के बीच जब एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था तो अचानक से ऐसा लगा मानो भूचाल आ गया और इस भूचाल के केंद्र में थे चिराग पासवान। और चिराग पासवान की निजी जीवन में भी और राजनीतिक जीवन में भी इस वक्त उथल पुथल मचा हुआ है, क्योंकि चुनाव के बीच उनके पिता रामविलास पासवान की मृत्यु हो गई, उनका निधन हो गया। और अब चुनाव कैसे लड़ा जाए, ये सब बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चिराग पासवान खुद। चिराग पासवान, बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। काफ़ी मुश्किल घड़ी होगी इस वक्त आपके लिए, पर्सनल लाइफ में भी अगर बात करें और पॉलिटिकली भी बात करें, राजनीतिक तौर पर क्या मुश्किल है इस वक्त आप? राजनीतिक तौर पर मुश्किलें ज़्यादा नहीं है। पापा ने हमेशा सही रास्ते पर, भले वो कितना भी कठिन हो, उस पर चलना हमेशा से सिखाया। ईमानदारी की बात है रोहित, आप भी समझेंगे, अगर बिहार पे सिर्फ राज करने की लड़ाई होती तो मुझे लगता है मैं जिस अलायंस में था वो इतना सहज था और इतना कंफर्टेबल था, ऑलमोस्ट लाइक अ रेड कारपेट वॉक की तरह था। शायद मैं जितनी सीटें लड़ता उतनी जीतता, आने वाली सरकार में भी एक अच्छा प्रतिनिधित्व हम लोगों का होता। बट पापा ने बोला कि हमेशा सही राह पर चलना है। जो डगर मैंने अपनाई है वो बिहार पर राज करने की नहीं, बिहार पर नाच करने की है। बिहारी अस्मिता की लड़ाई है मेरी, उसी पे चल रहा हूँ। हाँ, पापा की कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। वो जब हमेशा पीछे खड़े रहते थे तो दुनिया से लड़ने की ताकत मुझे मिलती थी। कोई चीज़ ऐसी नहीं लगती थी जो मुझे असंभव लगे, मुझे कोई चीज़ विचलित करे। आज जब वो नहीं है तो ज़रूर उनकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती है, पर यह विश्वास है कि उनका आशीर्वाद निरंतर मेरे साथ है और जिस राह पर मैं चल पड़ा हूँ उस पर जीत ज़रूर हासिल करूँगा। राजनीतिक तौर पे बात करें, चिराग आप भी ये बता रहे थे कि रेड कारपेट था आपके लिए एनडीए में। 2019 में भी आप लोग सब साथ में लड़े, सारी सीटें आप लोगों ने जीत ली एनडीए ने, 39 सीटें 40 में से। तो अचानक ऐसा क्या हो गया है एक साल में कि आपको नीतीश कुमार से इतनी दिक्कत आने लगी है कि आप लगातार पिछले 6-8 महीने से नीतीश कुमार के खिलाफ आपने एक तरीके से मोर्चा खोल कर रख दिया है? अचानक नहीं हुआ रोहित, ये एक लंबा सिलसिला रहा है। देखिए, नीतीश जी के साथ हम लोग कभी थे भी नहीं। हम लोग कभी उनके साथ उनकी जो कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट है उसका मैं कभी पक्षधर मैं नहीं रहा हूँ। 2005 का चुनाव हम लोगों ने साथ नहीं लड़ा, 10 का नहीं लड़ा, 15 का नहीं लड़ा, 19 का मजबूरी वर्ष, क्योंकि 2017 में रातों रात एक ऐसी परिस्थिति बनी जहाँ पे वो महागठबंधन का साथ छोड़कर वो एनडीए का वो हिस्सा बने। वो परिस्थितियां ऐसी बनी जिसकी वजह से, और क्योंकि तुरंत उसके बाद डेढ़ साल के भीतर ही लोकसभा के चुनाव सर पर थे, तो उस वक्त हम लोग को लोकसभा का चुनाव ज़रूर उनके साथ मिलकर हम लोग को लड़ना पड़ा। बट बहरहाल उस दौरान भी जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी की भूमिका रही, उसमें जिस तरीके से उन्होंने लोकसभा की हर एक सीट हम लोग को हराने का उन लोगों ने प्रयास किया। मेरी लोकसभा में अगर का मैं जिक्र करूं, कोई उनका पूर्व मंत्री, कोई उनका विधायक, कोई उनका संभावित भविष्य का प्रत्याशी, कोई उनका नेता, कोई उनका जिला अध्यक्ष, कोई ऐसा विधायक नहीं था जिसने हम लोग को हराने का प्रयास नहीं किया हो। सेम यही सिचुएशन कॉपी पेस्ट थी हाजीपुर में। यही बात हो रही थी खगड़िया की हमारी सीट पर, जब उनके परबत्ता के जब विधायक इस तरीके का प्रयास कर रहे थे, या यहाँ पे मेरी लोकसभा में जब उनके शेखपुरा के विधायक इस तरीके का प्रयास कर रहे थे। तो कोई हम लोग की लोकसभा ऐसी नहीं थी जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोग को हराने का प्रयास नहीं किया। ये एक कारण था। उसके बाद राज्यसभा में जिस तरीके से उन्होंने मेरे पिताजी को अपमानित करने का उन्होंने काम किया। राज्यसभा की घोषणा आप सब जानते हैं कि तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी के सामने मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी में घोषणा की गई थी। उससे पहले, घोषणा से पहले हम लोग बंद कमरे में एक साथ बैठ के ये फॉर्मूला तय हुआ था, 17 और 6 सीटों का प्लस एक राज्यसभा की सीट दी जाएगी। और जब अध्यक्ष जी ने, अमित शाह जी ने जब इसकी घोषणा भी की, उस वक्त मुख्यमंत्री वहाँ पे मौजूद थे, यूट्यूब पे सारे वीडियोज़ हैं। उसके बाद नामांकन से ठीक पहले मुख्यमंत्री जी द्वारा ये संदेश भिजवाना कि वो नाराज़ हैं और वो नामांकन में नहीं आएंगे, और ये हम लोग की समझ के परे था। उन्होंने पिताजी को मजबूर किया कि एयरपोर्ट से वो सीधा, उनको विधानसभा जाना था नामांकन के लिए, वो पहले इनके निवास पर गए। वहाँ पर जाकर, इनके आवास पर जाकर लिटरली जो इनका जो एटीट्यूड था या जो इनकी बॉडी लैंग्वेज थी, मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा अपमानित करने का उस वक्त प्रयास किया, अपना वर्चस्व दिखाने का प्रयास किया कि आज मैं राज्यसभा के लिए, मेरी वजह से आप राज्यसभा जाएंगे। और जो बात उन्होंने अंतोगत्वा कही भी उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, उन्होंने कही कि मेरी वजह से वो राज्यसभा में क्या अकेले 2 विधायक के साथ क्या वो बन जाते थे। की बात कुछ ऐसी आ रही थी। हाँ, तो उसके बाद क्या कहते हैं, खैर मैं पूरा ये प्रकरण आपको पहले बताऊं। उसके बाद फिर पापा ने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप विधानसभा आप साथ में चलिए। इतना रिक्वेस्ट करने के बाद भी अहंकार बोल लीजिए या स्वाभिमान बोल लीजिए या पता नहीं क्या, पर वो टस से मस नहीं हुआ और ना नामांकन में वो साथ में आए। बाद में ज़रूर अपनी गाड़ी से आए, तब तक मुहूर्त का समय और जो हम लोग चाहते थे वो सब बीत गया था।
उसके बाद जिस तरीके से उस दिन प्रेस वार्ता में भी उन्होंने इस बात को बोला कि आज अगर वो राज्यसभा में बैठे हैं तो वो अपने दम पर बैठे हैं क्या, 2 विधायक से क्या वो राज्यसभा चले जाते। मतलब जो व्यक्ति 9 बार लोकसभा का चुनाव जीता हो और उसमें से 2 बार रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज है फॉर विनिंग विद द हाईएस्ट मार्जिन, उस व्यक्ति को आप एक राज्यसभा की आप वो दिखा रहे हैं कि आपकी वजह से वो राज्यसभा गया हुआ है। दे दिया उन्होंने अब अपना राज्यसभा वापस। माननीय मुख्यमंत्री जी जिसको भी राज्यसभा में भेजना चाहे वो सौंप के चले गए उनको राज्यसभा की सीट। तो कई ऐसे सीरीज़ ऑफ इवेंट रहे, राज्यसभा का ज़रूर था। फिर बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के दौरान जब मैं यात्रा पर निकला, उससे पहले समस्तीपुर के चुनाव हुए थे, बाईपोल्स हुए थे जब मेरे चाचा जी का जब निधन हुआ था। प्रिंस जो मेरे छोटे भाई हैं उनको मैं मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद दिलाने लेकर गया था। उस वक्त मैंने उनसे आग्रह किया था कि मैं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट यात्रा पर मैं निकल रहा हूँ। संभवतः लोगों के सुझाव आएंगे क्योंकि एक लंबे समय से कोई भी एनडीए का सहयोगी ऐसी यात्रा पर निकला नहीं है और मुख्यमंत्री तो खैर सड़क मार्ग से जाते ही नहीं है कि उनको जनता का आक्रोश पता हो। मैंने उनको कहा कि संभवतः सुझाव ऐसे सामने आएंगे, मैं आपके समक्ष रखता रहूँगा, आप देखिएगा उसको किस तरीके से उसका समाधान किया जाए। उसके बाद से उन्होंने मेरा फ़ोन ही उठाना बंद कर दिया, ना मेरी किसी के पत्र का उन्होंने जवाब दिया। और ये आक्रोश लोगों का, क्योंकि मैं जैसे जैसे जिला दर जिला जाता रहा, कभी 100 नंबर को लेकर कि भैया 100 नंबर काम नहीं कर रहा है, अपराध बढ़ता जा रहा है, करप्शन को लेकर लोगों ने किया कि 7 निश्चय में जिस तरीके से घोटाले हो रहे हैं, शिक्षकों का मामला था। तो उसके बाद एक के बाद इस तरीके से दूर, और उन्होंने क्यों संवादहीनता बंद कर दी ये मेरी समझ के परे है। बेटे के तौर पर आपको नाराज़गी हो रही थी कि रामविलास पासवान जी का लगातार नीतीश कुमार अपमान कर रहे थे, आपको नाराज़गी अंदर थी? अंदर नहीं, बिल्कुल मुझे नाराज़गी थी। देखिए किसी भी बेटे को ऐसे अच्छा नहीं लगेगा कि आप उनके पिता को इस तरीके से आप अपमानित करें उनके सामने। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी की अभी भी आप देख लीजिए, जब उनका पार्थिव शरीर हम लोग यहाँ पर लेकर आए, जब हम लोग एयरपोर्ट पर थे, एक बार भी मुख्यमंत्री जी ने मेरी तरफ ना देखा ना प्रणाम। मुझे नहीं, मम्मी है वहाँ पे, पारस चाचा हैं वहाँ पे, आपके सहयोगी रहे, आपके मंत्रिमंडल में उन्होंने काम किया है। या फिर उसके बाद जब हम लोग विधानसभा गए, विधानसभा में जिस पोडियम पे वो लोग खड़े हुए थे, पापा का पार्थिव शरीर सामने था, मैं चाहता था कि मैं पापा के साथ जाके खड़ा रहूं, मैं नीचे ही खड़ा था, मुख्यमंत्री ने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। उसके बाद जब घाट पर भी हम लोग गए तो जो एक एरिया बना हुआ था जहाँ पे सारे वीआईपीज़ बैठे हुए थे, माननीय मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे, नेता प्रतिपक्ष थे, और दूसरी तरफ परिवार के सदस्य बैठे हुए थे। मुझे संस्कारों में सिखाया गया कि बड़ों का हमेशा आदर करो। मैं उठकर गया, मैं मुख्यमंत्री जी के सामने गया, हाथ जोड़े, मैंने उनको प्रणाम किया। भावनाओं पे उस वक्त मेरा संतुलन नहीं था, मैं कंट्रोल नहीं कर पाया और थोड़ा सा भावुक हुआ मैं। और उसके बाद भी एक बार भी मुख्यमंत्री ना सामने आए, ना एक शब्द भी अभी तक उन्होंने, पापा के जाने के बाद एक शब्द कोई बातचीत नहीं हुई है, कोई भी बातचीत नहीं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री हैं, वो इतनी देर तक उस दिन घर पर मेरे कंधे पर हाथ रखकर इतनी देर तक और निरंतरता में वो मेरे साथ रहे। पापा जब से अस्पताल में थे तब से कोई दिन ऐसा नहीं है रोहित जब उन्होंने दिन में 2 बार मुझे फ़ोन नहीं किया। और पापा का हालचाल पूछना तो था ही, साथ ही में वो मुझे जानकारी देते थे कि उनकी डॉक्टर से ये बात हुई है और डॉक्टर्स ये कह रहे हैं, वो खुद मुझे उसकी जानकारी भी देते थे। तो ऐसे में जब मुख्यमंत्री जब इस तरीके से उनका बर्ताव रहा, दुख ज़रूर होता है, नाराज़गी कोई नहीं है, मुझे उम्मीदें नहीं है ज़्यादा, तो इसलिए ऐसे नाराज़गी में नहीं। मुख्यमंत्री जब पटना में थे तो उनसे एक सवाल पूछा गया था, आपको पता होगा कि रामविलास पासवान की तबीयत खराब चल रही है, उनको जानकारी नहीं थी, आपको क्या कहना है? तो उन्होंने कहा मुझे इस बारे में कोई जानकारी तक नहीं है। बताइए, प्रदेश का एक इतना बड़ा नेता जिनके अंतिम संस्कार में जयप्रकाश जी के बाद इतना बड़ा मिलिट्री ऑनर अगर किसी को दिया गया हो, वो उनको दिया गया। और उनकी तबीयत इतने समय से ख़राब है, लगभग 2 महीने से वो अस्पताल में थे। 21-22 अगस्त के आसपास उनको एडमिट किया गया था। और तब से लेकर और उस दिन जिस तरीके से मैं काफ़ी आश्चर्यचकित रहा कि अगर मेरे मुख्यमंत्री को अपने प्रदेश के इतने बड़े नेता के हालात के बारे में ही जानकारी नहीं है, तो संभवतः फिर उन्हें प्रदेश की जनता की भी शायद ज़्यादा जानकारी नहीं होगी। वजह क्या मानते हैं चिराग? क्या वजह है कि नीतीश कुमार अचानक से इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं? आप उनके लिए एरोगेंट वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, अहंकार वर्ड का इस्तेमाल, शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या वजह है कि नीतीश कुमार इस तरीके से, अगर हम कहें पासवान परिवार के साथ इस तरीके से अगर वो बर्ताव कर रहे हैं, तो वजह क्या मानते हैं आप? मुझे नहीं पता रोहित, पर वजह कुछ भी हो, मैं इतना ज़रूर जानता हूँ, मुझे इतना ज़रूर सिखाया गया है कि आपके राजनीतिक संबंध, राजनीतिक द्वेष, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप एक तरफ होते हैं और व्यक्तिगत संबंध आपके एक तरफ होते हैं। मैंने पापा से ही सीखा है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो पापा के निधन पर दलगत राजनीति से उठकर मिलने नहीं आया हो, या अपनी सांत्वना नहीं दी हो, या अपना संदेश नहीं भेजा हो। भले वो सोनिया गांधी जी क्यों नहीं हो, राहुल जी क्यों नहीं हो, प्रियंका जी क्यों नहीं हो, तेजस्वी क्यों नहीं हो, राबड़ी जी क्यों नहीं हो,
कोई भी प्रदेश में आप देख लीजिए, कांग्रेस के छोटे बड़े हर दल के नेता, सीपीआई सीपीएम के हर कोई उस वक्त मौजूद रहा। आप सारी पार्टी, आम आदमी पार्टी का आप जिक्र कर लीजिए, टीएमसी का आप जिक्र कर लीजिए, उड़ीसा में बिजू पटनायक जी की पार्टी का आप जिक्र कर लीजिए, कोई ऐसा नहीं रहा। और ये समय ऐसा होता है कि जब आप दलगत राजनीति से आप ऊपर उठते हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री जहाँ दिन रात मेरे साथ लगे रहे, अमित शाह जी गृह मंत्री होने के बावजूद, खुद इतना व्यस्त होने के बावजूद निरंतर पापा का हालचाल पूछते रहे, जेपी नड्डा जी निरंतर उनकी जानकारी लेते रहे, उस पर मुख्यमंत्री जी का जानकारी लेना या दो शब्द आश्वासन के देना तो दूर, उनको इस बात की जानकारी भी नहीं। और उसके बाद उनके जाने के बाद जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी का बर्ताव रहा, मैंने मीडिया में मैंने ज़रूर उनके बहुत भावुक स्टेटमेंट्स मैंने सुने, पर एक बार भी मेरे पास, खैर मुझसे तो शायद हो सकता है कि उनको व्यक्तिगत बहुत ज़्यादा उनको द्वेष हो गया हो कि एक युवा, एक कल का आया लड़का आज मेरे सामने मुझे क्यों ये सारे ज्ञान दे रहा है या ये सारी बातें क्यों कर रहा है। ललकार रहे हैं आप उनको ऐसा लगता होगा? मैं उनको ललकार नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ उनको, देखिए मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मैं उन पे विश्वास नहीं करूँगा तो किस पे करूँगा। आज अगर मेरे प्रदेश संकट से गुजर रहा है, कोरोना काल में अगर संकट में था, संकट में है और बाहर से अगर लोग दुखी हैं, प्रभावित हैं, तो मैं किसके पास जाऊँगा? मुख्यमंत्री के पास नहीं जाऊँगा तो किसके पास जाऊँगा? इतने सारे आपने पत्र लिखे पिछले 6-8 महीने में, एक पत्र का जवाब मिला किसी एक पत्र का जवाब नहीं। प्रवासी मजदूर का मुद्दा आपने उठाया, बाढ़ के मुद्दे पे पत्र लिखा है आपने, बहुत सारे पत्र, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर और निरंतर इन सब चीज़ों को, कोरोना पे लिखा है, कोरोना पे लिखा है। अभी बक्सर में अभी इतनी बड़ी घटना घटी है सब, और आए दिन कौन सा दिन ऐसा है जब बिहार में किसी की हत्या नहीं हो रही हो, किसी का अपहरण नहीं हो रहा हो। मैं चिंतित हूँ इन सब चीज़ों को लेकर। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट जिसकी मैं बात करता हूँ, जिसको लेकर मुझे लगता है कि शायद माननीय मुख्यमंत्री सबसे ज़्यादा मुझसे नाराज़ हुए जब मैंने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट यात्रा शुरू की और लगभग 4 लाख लोगों से इकट्ठा से सुझाव लेकर मैंने इस विजन डॉक्यूमेंट को मैंने तैयार किया। और मैं चाहता हूं कि ये विजन डॉक्यूमेंट अगली सरकार में शामिल किया जाए। और मैंने स्पष्ट रूप से मैंने कहा था कि मेरा विश्वास नहीं है 7 निश्चय पर। देखिए, बिहार में सिर्फ नली गली बनाना या हर घर जल पहुंचाना, हर घर जल तो आपने बाढ़ के माध्यम से आप पहुंचा ही रहे हैं, पर उसको आप योजना का हिस्सा नहीं मानेंगे ना। नली गली बनाना बिहार में विकास का मापदंड नहीं हो सकता। आप दुनिया तो भूल जाइए, आप देश में देखिए विकास के मापदंड क्या हैं। हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि जय जवान जय किसान के साथ जय विज्ञान। विज्ञान का क्या आप इस्तेमाल कर रहे हैं? आपने तो स्पष्ट मना कर दिया कि बिहार में उद्योग कभी आ ही नहीं सकते। आपने अपने पिछले संबोधन में आपने साफ कह दिया कि इंडस्ट्रीज नहीं लग सकती क्योंकि यहाँ का भूगोल ऐसा है, पानी से घिरा हुआ इलाका। तो भैया पंजाब भी पानी से घिरा हुआ है, हरियाणा भी पानी से घिरा हुआ है। अगर वहाँ पे इंडस्ट्रीज आ सकती हैं, हाँ, तो अगर इस तरीके का अगर लैंडलॉक्ड है, अगर आप इसको बोल भी रहे हैं, तो आपने उसके लिए आपने प्रयास क्या किया? लास्ट टाइम कब आपने इन्वेस्टर्स समिट की? मुझे नहीं पता। आपने कब आपने निवेशकों को बुलाया? कब आपने उनको यहाँ पे आपने रेकी करने का आपने मौका दिया? सिंगल विंडो क्लियरेंस आपने कब दिए परमिशंस के लिए? लैंड रिफॉर्म्स आपने कब बेहतर किए ताकि निवेशक आके यहाँ पे निवेश कर सकें? ये विजन की तरफ ही आप काम नहीं कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आप हाथ खड़ा करके कहते हैं कि भैया हमसे तो जितना हुआ हमने किया। इसका मतलब भविष्य में अब आपकी कोई ऐसी सोच नहीं है विकास की। अहंकार शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं नीतीश कुमार के लिए आप? देखिए, मैं अहंकार शब्द जिस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज को मैं लेकर कह रहा हूँ, मैं कोई व्यक्तिगत तौर पर मैं उनके ऊपर कोई मैं आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा, पर जिस तरीके से उस दिन घाट पर जिस तरीके से वो थे, एक बार आकर मिलना तो खैर बहुत दूर की बात है, जाते वक्त भी हम लोग को पता ही नहीं चला कि वो घाट से वो कब उठ कर गए। उनसे जितनी बार मैंने संवाद साधने का मैंने प्रयास किया, और इवन जिस तरीके से अफसरशाही यहाँ पर हावी हो गई है, और माननीय मुख्यमंत्री मुझे तो भूल ही जाइए, वो अपनी पार्टी के नेताओं से बातचीत नहीं करते। अपनी पार्टी के सिर्फ 2-4 लोग अगर छोड़ दें तो किसी से वो राय मशवरा, उनके कितने ऐसे सांसद हैं, कितने ऐसे विधायक हैं, कितने ऐसे नेता हैं जो मुझे आकर बोलते हैं कि किसी भी नीतिगत फैसले में उनकी सहभागिता ही नहीं होती, उनसे पूछा ही नहीं जाता। अधिकारी राज जिस तरीके से वो हमारे प्रदेश में ले आए हैं, खुद ही उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा कि भैया हम तो जाते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे ये समस्या है, फिर हम सीधा अधिकारी को दे देते हैं कि तुम सॉल्व करो। तो अगर आप अधिकारियों के भरोसे ही, ब्यूरोक्रेसी के भरोसे ही, बिना जनता से डायरेक्ट संपर्क साधे हुए, बिना जनता से मिले हुए आप रैली करते हैं, भाई मेरी तो परिस्थितियाँ ऐसी है कि मैं अभी घर से निकल नहीं सकता, आप क्यों वर्चुअल रैलियाँ कर रहे हैं? आपको डिजिटल रैलियाँ आप क्यों कर रहे हैं? आप जाइए ना जनता के बीच, और हेलीकॉप्टर से मत जाइए, सड़क मार्ग से आप जाइए जनता के बीच। आप मेरे पिताजी को आप कहते हैं कि उनकी आपकी वजह से वो राज्यसभा बने, जो व्यक्ति 9 बार लोकसभा जीत कर आया, एक बार आप भी चुनाव लड़िए। मैं भी चाहता हूं कि आप चुनाव लड़ें, जनता के बीच आप जाएं, आप देखें कि जनता क्या मांग कर रही है, जनता की क्या समस्या है। ना आप सड़क मार्ग से निकलते हैं, डिजिटल आप रैली करते हैं, जनता के बीच आप जाते नहीं हैं, तो आपको पता कैसे चलेगा? सिर्फ अधिकारियों के माध्यम से आप जानकारी लेंगे कि जनता खुश है कि चाहते हैं कि नीतीश कुमार को चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि 3 बार से वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन चुनाव उन्होंने कभी नहीं लड़ा। बिल्कुल, और जितनी बार से वो मुख्यमंत्री हैं तब से मुझे तो नहीं याद, आखिरी बार मुझे नहीं लगता कि शायद 2004 या 5 कभी उन्होंने चुनाव लड़ा होगा, बट मुझे नहीं याद कि जब से मुख्यमंत्री हैं उन्होंने चुनाव लड़ा। और जनता क्या होगा, क्या लगता है भाई? जनता की नब्ज आपको पता चलती है जब आप खुद आप उस रणभूमि में होते हैं, जब आप क्षेत्र में होते हैं, आप प्रचार में होते हैं, आप लोगों से सीधा संवाद कर रहे होते हैं।
सिर्फ मंच पर खड़े होकर लोगों को भाषण देकर आना वो संवाद नहीं होता, डिजिटल वन साइडेड इंटरेक्शन करना वो संवाद नहीं होता। जनता के बीच जाइए, सड़क मार्ग से जाइए, रास्ते में देखिए कहाँ पे गड्ढे हैं, रास्ते में देखिए कहाँ पर लोग किस परिस्थिति में सड़क किनारे रह रहे हैं, बाढ़ प्रभावित लोग देखिए किस तरीके से हाईवे पे रुके हुए हैं। जाइए उनके बीच, सीधा उनके बीच खड़े होकर उनसे संवाद साधिए। आप चुनौती दे रहे हैं उनको कि उनको लड़ना चाहिए? मैं चुनौती नहीं, रोहित बहुत कड़े शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं चुनौती नहीं दे रहा हूँ। मैं कौन होता हूँ, मुझसे बहुत बड़े हैं उम्र में। बैकडोर एंट्री से मुख्यमंत्री बने हुए हैं 15 साल से, आप ये कहना चाह रहे हैं क्या? देखिए बिल्कुल, कहीं ना कहीं सीधा जनता से तो इनका संवाद है नहीं, और आज भी ये मुख्यमंत्री बने हुए हैं। आप मुझे बता दीजिए 2010 से लेकर आज तक सिर्फ इनकी कुर्सी कैसे बची रहे, उसके अलावा इन्होंने प्रयास क्या किया? 2010 से लेकर 2013 तक कैसे ये प्रधानमंत्री पद के दावेदार बने, पूरा समय इन्होंने उसमें व्यतीत किया। अंतोगत्वा जब वो वहाँ पे सफल नहीं हुए तो 2015 में कैसे, मतलब 2015 से पहले कैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने खड़े हो जाएं, उसका ये प्रयास करते रहे। उनको इनवाइट करके उनके सामने से थाली छीन लेना। 2015 में क्या क्या नहीं बोला उन्होंने प्रधानमंत्री जी के बारे में। 2015 के चुनाव उन्होंने सिर्फ इस ध्यान पे केंद्रित कर दिया कि किस तरीके से वो मुख्यमंत्री बन जाए। भले उसके लिए आज जिनको ये जंगल राज कहते और उनके आरोप, उनके ऊपर कितने क्राइम के वो हैं वो गिनाते नहीं थकते, तो 2015 में मुख्यमंत्री बनने के लिए उनके साथ इन्होंने हाथ मिलाया था कि नहीं मिलाया था? राजद के साथ गए थे कि नहीं गए थे? उसके बाद 2015 से 2017 इन्होंने पूरा समय इन्होंने लगा दिया कि किस तरीके से ये दोबारा एनडीए में आके मुख्यमंत्री बन जाए। रातों रात ये आए और रातों रात आके मुख्यमंत्री बन गए। अब उसके बाद पूरे समय ये लड़ाई रही कि 2020 में कैसे ये वापस मुख्यमंत्री बने। तो इस बीच में आपने जनता की चिंता कब की? आप जनता के बीच आप कब गए? चिराग, बीजेपी से आपके रिश्ते अच्छे हैं। 2014 में आप ही ने पापा को अपने मतलब प्रेशर कह सकते हैं, उनको समझाया, परसुएड किया कि बीजेपी में आप लोग आए। बीजेपी से आप हमेशा कहते हैं रिश्ते आपके अच्छे रहे हैं, प्रधानमंत्री से अच्छे रिश्ते रहे हैं, लेकिन अब तो बीजेपी भी अगर कह सकते हैं आप एनडीए से बाहर हो गए हैं, बीजेपी आपके खिलाफ बोल रही है। आपको लगता नहीं है कि अब आप बीच भंवर में फंस गए हैं? मतलब ऐसा लगा आगे कुआं पीछे खाई, वैसी स्थिति हो गई है? नहीं, क्यों आगे कुआं आप एनडीए में भी नहीं है, आपको बीजेपी भी अगर कहे तो आपको। रोहित, मेरी एक अपनी पार्टी है, मेरी अपनी पार्टी की एक अपनी आइडियोलॉजी है, और पापा हमेशा बोलते हैं कि जिस नेता के बाद नियत और नीति दोनों हो उसको किसी चीज़ से डरने की जरूरत ही नहीं है। पापा ने तो हमेशा मुझे बोला है कि भाई अकेले लड़ो, शेर के बच्चे होगे तो जंगल चीर के बाहर निकलोगे, नहीं होगे तो वहीं पर मारे जाओगे। तो ठीक है ना, मेरे में कम से कम इतनी हिम्मत तो है कि मैं अकेला निकला हूँ। मुख्यमंत्री अकेले निकल के दिखाए ना। आज चिराग पासवान आपसे दशकों कम मेरा राजनीतिक अनुभव है, मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं अकेले निकल के मैं चुनाव लड़ सकता हूँ। आप में अगर इतनी हिम्मत है तो आप लड़िए ना। आपने तो बोला कि 15 साल आपने बहुत काम किया, फिर आपको भारतीय जनता पार्टी के साथ की क्यों जरूरत है? मैं नहीं इस्तेमाल कर रहा प्रधानमंत्री जी की तस्वीर। आपको डर है ना, आप बार बार आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से इस तरीके के बयान आप दिलवाते हैं कि तस्वीर का इस्तेमाल नहीं करें। मैं कहाँ कर रहा हूँ? कौन से बैनर, होर्डिंग, पोस्टर कहाँ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ? मुझे नहीं ज़रूरत है, दिल में है मेरे प्रधानमंत्री। मुझे उनकी तस्वीर की ज़रूरत नहीं, तस्वीर की ज़रूरत आपको है। क्यों? क्योंकि आपसे उनका वैचारिक मतभेद है, आपसे उनका दिल का द्वेष है। कौन सी नीति के साथ आप खड़े रहे? प्रधानमंत्री जी की धारा 370 का आपने विरोध किया, ट्रिपल तलाक का आपने विरोध किया, सीए एनआरसी को लेकर विरोध करना तो अलग, आपने विधानसभा में उसके खिलाफ आपने प्रस्ताव तक आपने पारित करा दिया। तो जब निरंतर आप हमारे प्रधानमंत्री का विरोध करते रहे, इसीलिए तस्वीर साथ में लगाने की आपको ज़रूरत है, आप लगाइए। मुझे जरूरत नहीं है, मेरे दिल में है प्रधानमंत्री, मैं उनके विचारों के साथ जुड़ा हूं। तो ये क्या नीतीश कुमार बीजेपी पर प्रेशर बना रहे हैं कि बीजेपी नेता इस तरीके के बयान दें चुनाव में ताकि आपको ह्यूमिलिएट किया जा सके? वो प्रेस वार्ता में शायद आप भी रहे होंगे जब मौर्य में इन्होंने की थी। माननीय उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी के कान में कहना कि थोड़ा और इसको क्लियर कर दीजिए, क्या मतलब है? और रोहित, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब किसी को संदेह है क्या कि कितना दबाव मुख्यमंत्री डाल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी का नाम ले, चिराग पासवान का नाम लेके खिलाफत करे? कोई बात नहीं, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसा मैंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री जी के विचारों के साथ खड़ा हूँ। भारतीय जनता पार्टी किसी के दबाव में मेरे खिलाफ जो बोले, जो कहे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पता है कि मैं प्रधानमंत्री जी के साथ हूँ, प्रधानमंत्री जी के साथ था, प्रधानमंत्री जी के साथ मैं रहूँगा। अब अगर वो मेरी सोच या विचारों के ऊपर जंजीर डाल सकते हैं तो जंजीर लगा के ताला लगा दें। 143 सीटों पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, बहुत की घोषणा हो चुकी है फर्स्ट फेज़ में, सेकंड फेज़ में भी। ये फैसला किसका है? ये चिराग पासवान का फैसला है 143 कैंडिडेट्स उतारने का, कि ये आपके पापा का फैसला था कि हम इतने कैंडिडेट्स, हमें अकेले लड़ना है इस बार 2020 का विधानसभा चुनाव? पापा क्योंकि हमेशा से जनसंपर्क में रहे हैं, जनता के बीच रहे हैं,
तो जनता में कितना आक्रोश है माननीय मुख्यमंत्री जी को लेकर, ये बात मुझे उनको बताने की ज़रूरत नहीं थी, वो भली बात ही इस बात को जानते थे। और इसीलिए हमेशा वो मुझे कहते थे कि अपने सिद्धांतों से तुम भी समझौता मत करो और जो तुम्हें सही लगता है वही करो। उनको पता है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कभी भी मैं सहज नहीं रहा हूँ। सहज रहता तो रोहित मेरे पास 2014 में भी विकल्प था चुनने का। 2014 में जब ये प्रधानमंत्री जी के सामने से थाली छीनकर अलग हुए थे, उन्हीं का हाथ छिटक कर ये अलग हुए थे, तो उस वक्त भी मेरे पास विकल्प था। मैं चाहता तो मैं नीतीश जी के भी साथ जा सकता था, पर मैंने चुना कि मैं प्रधानमंत्री जी के साथ जाऊंगा। मैं इनके साथ उस वक्त भी इसीलिए नहीं गया, क्यों? क्योंकि मेरा विश्वास नहीं है। मुझे पता है कि अगर यही मुख्यमंत्री रहेंगे और अगर आज भी अगर ये दोबारा अगर ये मुख्यमंत्री बनते हैं तो कल को फिर मेरे बच्चों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ेगा, कल को फिर बर्बादी की कगार पर बिहार आकर खड़ा होगा। तो मैं मुख्यमंत्री जी के साथ मैं कभी ना मैं रहा, और इसीलिए पापा भी इस बात को अच्छी तरीके से जानते थे और उन्होंने हमेशा बोला कि तुम अपनी राह अलग करो। और वो चाहते थे कि हम लोग नीतीश जी के सामने हम लोग चुनाव लड़ें। वो जानते थे कि जनता में कितना आक्रोश है और उनको भरोसा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पर। बार बार वो बोलते थे कि तुम्हारे पास एक इतनी अच्छी एक आइडियोलॉजी है, तुम्हारे पास एक इतनी अच्छी नीति है जिससे बिहार का सही मायनों में विकास हो सकता है, उसको लेकर तुम जनता के बीच। और इसीलिए मुझे डर नहीं है, मुझे पता है मेरी नीति सही है। ये पापा का फैसला था एक 43 सीटों पर चुनाव लड़ने का? 100% पापा का फैसला था। और बल्कि उन दिनों में जिसने भी पापा से मुलाकात की, उन दिनों 2-3 ऐसे बड़े नेता हैं बिहार के जिनकी पापा के साथ घंटों तक मुलाकात हुई। उन सबसे आप पूछे, नित्यानंद राय जी उनमें से एक थे। पापा ने लगभग 2-2.5 घंटे तक उनसे बैठ के बातचीत की और ये सारी बातें पापा ने उनको बताई। नीतीश जी से वो कितना नाराज़ हैं, नीतीश जी की कार्यशैली से वो कितने दुखी हैं, ये सारी बातें नित्यानंद जी को पापा ने बताई। शहनवाज हुसैन जी से, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे घंटों तक पापा की बातचीत हुई। उनको बताया। रामकृपाल यादव जी को, जो सांसद हैं, उनको पापा ने सारी बातें बताई भारतीय जनता पार्टी के, कि वो कितने नाराज़ हैं और वो क्यों चाहते हैं। और यही कारण है, देखिए हम लोग ज़रूर ये चाहते थे कि अगर ये गठबंधन इसी तरीके से रहता है तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को विजन डॉक्यूमेंट में इनकॉर्पोरेट किया जाए, एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम बने। मैं ज़रूर चाहता था, क्योंकि नहीं विश्वास था मेरा कि ये मुख्यमंत्री 7 निश्चय से बिहार का विकास कर सकते हैं। बट जिस दिन इन्होंने 7 निश्चय पार्ट 2 की इन्होंने घोषणा कर दी, मेरे पास विकल्प ही नहीं बचा था, अलग राह लेनी थी। और पापा चाहते थे कि हम लोग अलग चुनाव लड़ें। अब क्योंकि आप अलग चुनाव लड़ रहे हैं, पहले चरण में तकरीबन 42 कैंडिडेट्स आपके उम्मीदवार हैं, बहुत सारे उसमें वो हैं जो बीजेपी छोड़ के आए हैं। दूसरे चरण में भी 53 सीटों पर अभी तक आप लोगों ने नाम की घोषणा की है। नुकसान आप नहीं लगता जेडीयू को तो नुकसान आप पहुंचाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर सीटों पर आप जेडीयू के खिलाफ लड़ रहे हैं, बीजेपी को भी आप नुकसान पहुंचाएंगे? बहुत सारी जगह पे आपने बीजेपी के खिलाफ भी उम्मीदवार उतार दिए हैं दूसरे चरण में। नहीं रोहित, मैंने बहुत सारी जगहों पे बीजेपी के खिलाफ नहीं, 5 उनमें से सीट ऐसी हैं जहाँ पे मैंने बीजेपी के सामने मैंने प्रत्याशी उतारे हैं। और उसकी जानकारी मैंने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को पहले ही दे दी थी कि इन सीटों पर मेरा चुनाव लड़ना अति आवश्यक है, क्योंकि 2 तो उनमें से सिटिंग ही है मेरे विधायक। कैसे मैं उनकी सीटें टकारता? राजू तिवारी जी हों जो मेरे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, राजकुमार शाह जी हों जो लालगंज से हैं, दोनों तो सिटिंग विधायक हैं, तो उनकी सीट काटना मेरे लिए संभव नहीं था। और उसके अलावा जो बाकी की 3 सीटें, उसमें से एक मेरा छोटा भाई रोसड़ा से चुनाव लड़ा, और बाकी 2 जो हमारे प्रत्याशी जिन्होंने एक लंबे समय से पार्टी के लिए मेहनत की है, पार्टी के लिए काम किया है, तो ये जानकारी मैंने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय जेपी नड्डा जी को लिखित रूप में भी मैंने दे दिया था कि इन सीटों पर मेरे लिए प्रत्याशी खड़े करना ज़रूरी होगा और इसको फ्रेंडली फाइट के तौर पर देखा जाएगा। मणिपुर में भी हम लोगों ने इसी तरीके को नुकसान इससे होगा? नहीं होगा रोहित, हम लोगों ने मणिपुर में भी इसी तरीके से चुना। देखिए केंद्र में गठबंधन, ये गठबंधन धर्म की परंपराओं में ही रहा है कि केंद्र का गठबंधन अलग होता है और राज्यों में गठबंधन अलग होता है। क्या हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने गुजरात में जाके चुनाव नहीं लड़ा था भारतीय जनता पार्टी के सामने, या हाल फिलहाल में झारखंड में नहीं लड़ा था? हम लोगों ने खुद चुनाव लड़ा मणिपुर में, पर वहाँ पे जीतने के बाद जो एक विधायक हमारा जीत के आया और एक ही विधायक से सरकार वहाँ पर बननी हुई थी, हमारे उस विधायक ने भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का वहाँ पे समर्थन किया और उन्हीं के समर्थन से वहाँ पे सरकार बनी। आज भी मैं वही बात बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुँचाने का तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ। जो आदर है मेरा प्रधानमंत्री जी के प्रति, आज भी मैं डंके की चोट पर बोलता हूँ कि जो भी मेरा जीता हुआ विधायक है वो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री 10 नवंबर के बाद बनाएगा बिहार में। तो ये स्थिति आप में कह रहे हैं जितने भी आपके विधायक जीत के आते हैं, चाहे 5 हो, 10 हो, 15 हो, वो सारे के सारे बीजेपी को समर्थन करेंगे ही करेंगे? जितने भी विधायक जीत कर आएंगे भाजपा लोजपा की सरकार बनाने में वो मदद करेंगे और सही मायनों में हम लोग बिहार में डबल इंजन की सरकार देंगे। भाजपा के नेतृत्व में केंद्र में सरकार, भाजपा के नेतृत्व में प्रदेश में सरकार। लेकिन बीजेपी ने तो साफ कह दिया है कि चुनाव में नतीजे कुछ भी हो, सबसे बड़ा दल जो भी हो, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही बनेंगे। संख्या किसी सुशील मोदी ने साफ कर दिया है, संख्या किसी की कुछ भी हो, मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने बोला, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में था। संख्या का डर मुख्यमंत्री जी को होने लग गया ना, इसका मतलब आगे आगे चुनाव बढ़ने दीजिए रोहित, अपने आप देखेंगे मुख्यमंत्री जी अगर कोई 0 पे ही आउट हो जाए या उसके पास वो संख्या ही ना हो या उसके पास वो आंकड़े ही ना हो,
तो फिर मुख्यमंत्री कोई कैसे बन सकता है? आंकड़े भी तो होने चाहिए। तो आपको लगता है अगर बड़ी पार्टी बीजेपी होगी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, मैं एनडीए की बात कर रहा हूँ, और जेडीयू को कम सीटें आती हैं, तो फिर कौन मुख्यमंत्री मैं होगा? जेडीयू को मैं मान ही नहीं रहा हूँ कि जेडीयू उस वक्त रहेगी। मैं 10 नवंबर के बाद में भाजपा लोजपा की सरकार की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप मानते हैं कि एक ऐसी स्थिति हो सकती है जहाँ बीजेपी प्लस जब एलजेपी, मुख्यमंत्री चुनाव ही नहीं जीतेंगे, उनके प्रत्याशी चुनाव ही नहीं जीतेंगे, तो कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे वो? इतना विश्वास कैसे है आपको? आप यहाँ पे क्योंकि मैं सही राह पर हूँ। आप यहाँ बीजेपी के खिलाफ भी चुनाव लड़ रहे हैं, जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। मैं बीजेपी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। हाँ, कुछ जगहों पे फ्रेंडली फाइट्स होती हैं रोहित, ये परंपरा रही है बहुत बार। मैं पहली बार मैं कोई एक ऐसा अनोखा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। फ्रेंडली फाइट्स होती हैं और वहाँ पे वो परिस्थिति मैंने वेल एक्सप्लेन की है कि किस परिस्थिति में मुझे वहाँ पे उनके सामने कैंडिडेट, हाँ कहीं पे मैं ज़बरदस्ती उतारूँ कि कोई नया कैंडिडेट आया कुछ और इसलिए मैं उतार रहा हूँ, ऐसा नहीं है। यानी कि आप मानते हैं कि जेडीयू एनडीए के बाहर हो जाएगा 10 नवंबर के बाद और सरकार बनेगी बीजेपी प्लस लोजपा की, आपका ये विश्वास है, भरोसा है? जी। संख्या आप लोगों को लगता है 122 का जो जादुई आंकड़ा है वहाँ तक पहुँच सकते हैं आप लोग, दो दल मिलके, बीजेपी प्लस भाजपा का स्ट्राइक रेट बीजेपी प्लस देखिएगा, एलजेपी? भाजपा का देखिएगा स्ट्राइक रेट कितना अच्छा रहेगा, और लोजपा का भी हम लोग अच्छा प्रदर्शन करेंगे, मुझे 100% इसमें विश्वास है। फिर मुख्यमंत्री किसका होगा? बीजेपी भाजपा का 100% और आप भाजपा। समर्थन करेंगे उसको? लोग कहते हैं कि चिराग पासवान अति महत्वाकांक्षी हो गया और मुख्यमंत्री बनने की लालच में इन्होंने नीतीश जी के सामने आके खड़ा हो गया और मुख्यमंत्री को चुनौती दे रहा है। मैं किसी को चुनौती नहीं दे रहा। मेरा अगला आपके सवाल माध्यम यही से था मैं, हाँ आपके कि माध्यम से, ये एक हो सकता है विकल्प कि बीजेपी और लोजपा की सरकार बनती है कि आप मुख्यमंत्री बने और बीजेपी आपको समर्थन करे? जैसा मैंने कहा कि मैं भाजपा का मुख्यमंत्री प्रदेश में बनाना चाहता हूँ, भाजपा का मुख्यमंत्री बने, ये मेरा सपना है और ये मेरा संकल्प है। क्या चिराग पासवान नहीं चाहते मुख्यमंत्री बने? चिराग पासवान की अभी एक लंबी उम्र है रोहित, मेरी कोई लड़ाई आज की नहीं है। बिहार का विकास हो, और मुझे पता है कि जब डबल इंजन की सरकार सही मायनों में होगी, केंद्र में भाजपा, राज्य में भाजपा, बिहार का वो विकास होगा। और इसके लिए मैं कोई बलिदान नहीं कर रहा हूँ, मैं इसके लिए कोई त्याग नहीं कर रहा हूँ। मुझे नहीं ज़रूरत है अभी कुछ भी बनने की। लेकिन लॉन्ग रन में, क्योंकि मैं आपसे बहुत बार बात की, आपका कहना हमेशा ये रहा है, पिछले साल ही मैंने बात किया था कि आप एक पार्टी को एक्सपैंड करना चाह रहे हैं इस वक्त बिहार में। नहीं, मैं बिल्कुल, तो मुख्यमंत्री बनने की कभी लॉन्ग रन में अगर सोचता नहीं है आप 5 साल बाद, 10 साल बाद, 2025 में? फिलहाल तो हम लोग 2020 के चुनाव की बात कर रहे हैं रोहित, और मैं ईमानदारी से, मैं जिस मेंटल स्थिति से अभी गुजर रहा हूँ, मैं बहुत आगे तक का जाके भी सोच लूँ, अभी इतनी शक्ति मुझ में नहीं है। लेकिन इस बार आप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे 2020 में? चाहे बीजेपी अगर आपको बनाए आपको समर्थन करे? इस बार भाजपा का मुख्यमंत्री होगा, ये मैं चाहता हूँ। इस बार चाहते हैं? नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं मानेंगे आप? नहीं, नीतीश ही नहीं बनेंगे इस बार, बनेंगे ही नहीं? बनेंगे ही नहीं। आप जनता में रोहित, आप भी रहते हैं, आपके साथी रहते हैं, आप किसी भी पत्रकार से, किसी भी मीडिया चैनल से, शायद ऑन रिकॉर्ड कुछ चैनल शायद नहीं बोल पाते होंगे, बट ऑफ रिकॉर्ड आप जाइए, सबसे बात कीजिए, सब यही बोलते हैं जो आक्रोश। और मुझे पता है, मैं जनता के बीच में रहा हूँ भाई, मैं एक लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ जिसमें 6 विधानसभाएं आती हैं, मुझे पता है कितना आक्रोश है जनता के बीच में मुख्यमंत्री जी को लेकर। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए चिराग। तो चिराग पासवान इस वक्त भंवर में एक तरीके से कह सकते हैं फंसे हुए हैं, एनडीए का हिस्सा भी नहीं है और निजी जीवन में भी इनको थोड़ा सा भी बहुत है उथल पुथल है। लेकिन चिराग पासवान का साफ कहना है कि चुनाव इस वक्त हो रहे हैं। चिराग, एक सवाल मैं पूछना भूल गया था, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा, आप प्रचार प्रसार पे कब से निकलने वाले हैं? 20 तारीख तक कुछ ऐसी रस्में हैं जिसकी वजह से अभी मैं घर से नहीं निकल सकता, बट डिजिटल माध्यम से ज़रूर मैं रोज़ डिजिटल कैंपेन कर रहा हूँ। बट 21 तारीख से 20 तारीख को एक बार ये सारी रस्में पूरी हो जाएं, 21 तारीख से मैं जनता के बीच होऊंगा। चलिए, 21 तारीख से चिराग पासवान एक बार फिर से जनता के बीच होंगे और उनका साफ कहना है कि नीतीश कुमार इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। जेडीयू को इतनी सीटें ही नहीं आएंगी कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जा सके, और ऐसे में उनका भरोसा है, उनका विश्वास है कि आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी और लोक जनशक्ति पार्टी की सरकार बनेगी और लोक जनशक्ति पार्टी के जितने भी विधायक जीत के आएंगे, उनका आज साफ कहना है कि वो सभी के सभी बीजेपी के मुख्यमंत्री को समर्थन देंगे। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना।